गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द कॉमर्स हाउस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग का फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। 11th क्लास के लिए अकाउंटेंसी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत छोटा सा चैप्टर लेकिन है ये बहुत खतरनाक, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व्स। राइट, आप देखेंगे ये बिल्कुल प्रैक्टिकल टाइप का तो चैप्टर नहीं मिलेगा आपको आपके बुक में, बट ये थ्योरी है। लेकिन थ्योरी इसको करना इसलिए जरूरी है, इसके बाद हम लोग जब भी फाइनल अकाउंट पढ़ने जाएंगे उसमें ये दोनों वर्ड जो है प्रोविजंस एंड रिजर्व, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो काफी सारी दिक्कत हो सकती है। इसलिए चैप्टर भी हमारा है, सिलेबस का भी पार्ट है, और कॉन्सेप्चुअली भी हमको ये जानना समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये दो वर्ड जो है, जिसका पहला वर्ड है प्रोविजन एंड दूसरा वर्ड है रिजर्व। राइट, इस दोनों क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेटिव भी हम लोग करेंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, प्रोविजंस एज एंड रिजर्व। राइट, चलिए अगर हम बात करें प्रोविजंस का, तो बहुत लिटरल डेफिनेशन हम नहीं जा रहे हैं। प्रोविजंस जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब क्या बातें निकल के आएगी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि प्रोविजंस जो है वो एक्सपेंडिचर साइड के लिए बनाया जाता है। एक्सपेंसेस जो भी होंगे बिजनेस में, उसके रिलेवेंस में ये बात करेगा। राइट, जबकि रिजर्व की बात कर रहा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसी में से कुछ फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे, उसको हम रिजर्व कहते हैं मोटा मोटी तौर पे। प्रोविजंस किससे रिलेशन में रहेगा? खर्चों से। रिजर्व किससे रिलेशन में रहेगा? हमने जो कमा लिया है उसमें से जो बचाएंगे उसके बारे में डिस्कस करेगा। राइट, चलिए अगर हम बहुत डिटेल्स में थोड़ा सा देखें डिफरेंसेस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व, तो प्रोविजंस क्या कहता है? प्रोविजंस जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। राइट, जिससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हिट करेगा। राइट, मतलब आपका बिजनेस है, आपने सेल किया, परचेज किया, खर्चे किए, उसके बाद भी कुछ प्रोविजंस लगाओगे। एग्जांपल अभी ही आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, जो वर्ड आपको ध्यान में आ रहा था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। राइट, डेप्रिसिएशन भी एक तरह का प्रोविजंस है। तो कहता है कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट लॉस जो आता है उसमें से ऑल टाइप्स ऑफ प्रोविजंस को आप घटाओगे ना, वही आपका एक्चुअल प्रॉफिट कहलाएगा। तो सीधी सीधी बात है, प्रोविजंस किससे रिलेशन में बात करेगा? एक्सपेंडिचर के। राइट, इतना बात समझ में आता है। और भी बहुत सारा इसमें इफ बट होगा, बट अभी एक ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं। जबकि रिजर्व की बात हम करें तो रिजर्व जो है क्या कहता है? रिजर्व कहता है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन थ्री अकाउंट्स। जैसे कि पीछे आपने पढ़ा हुआ था कि एक्चुअल और नेट प्रॉफिट जो हुआ उसी में से तो आपने एक रेवेन्यू रिजर्व पढ़ा था, कैपिटल रिजर्व पढ़ा था, एक चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने। एंड थर्ड इज प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस। राइट, तो बहुत डिटेल्स में अभी हम लोग इसमें चर्चाएं करेंगे। अभी फिलहाल आपको ध्यान में होगा एक बहुत पुरानी मूवी है और काफी हिट मूवी आई थी, आप सब लोगों ने देखा होगा, या पोस्टर देखने से पता चल जाता होगा, टीवी पे भी आए दिन आते रहते हैं। तो रिजर्व को समझने के लिए इससे बढ़िया एग्जांपल कहीं नहीं मिलेगा आपको। राइट, ये देखिए, आप सब लोग सिनेमा के शौकीन तो होंगे ही, सिनेमा आप देखते भी होंगे। देखिए, तीन गुल्लक बना हुआ है। राइट, तीन गुल्लक में क्या क्या लिखा है, अगर आपको विजुअल नहीं हो रहा हो तो हम पढ़ के बताते हैं। एक गुल्लक है जिसमें लिखा है दादी की आंखों के लिए, मतलब दादी की आंखों का जो इलाज होगा उसके लिए। दूसरा है बहन की पढ़ाई के लिए। राइट, तीसरा गुल्लक क्या है? बहन की शादी के लिए। मतलब एक गुल्लक में कहाँ से पैसे आएंगे? जो पैसे आप कमाओगे उसी में से ना गुल्लक में डालोगे जी। राइट, यानी कि जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाती है, जो वो प्रॉफिट कमाएगी, लेट्स सपोज दैट हमने 10,000 रुपया कमाया, तो 10,000 में से हमने दादी की आंखों के लिए 1,000 रुपया डाल दिया, बहन की पढ़ाई के लिए हमने 500 डाल दिया। राइट, ठीक है जी। बहन की शादी के लिए हमने 2,000 डाल दिया, मतलब जमा कर रहे हैं। तो 2,000, एक 3,000, 3,500 तो चला गया। अगर ये 10,000 ही नहीं आएगा तो क्या इसमें से पैसे डालेंगे हम? आंसर इज नो। नो सर। रिजर्व, रिजर्व कुछ और नहीं होता है। रिजर्व जो है आपका फ्यूचर जो है
सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी को मीट आउट करने के लिए जो बातें की जाती हैं उसी को आपको रिजर्व कहा जाता है, राइट। ठीक है जी, चलिए तो इतना अगर बात समझ में आता है हम लोगों को, तो अब एक नया स्क्रीन आपको हम दिखाते हैं जिसमें हम लोग राइटिंग में बात करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं। तो अभी अभी आपको दिखाया गया, न्यू स्क्रीन दिखना शुरू हुआ आप लोगों को? हाँ जी, तो एक काम यस करना है सर। हमारे को, प्रोविजन, राइट, और दूसरा हमने देखा रिजर्व, राइट। तो इस सब को, हालांकि आपका चैप्टर का नाम है प्रोविजंस एंड रिजर्व, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रोविजंस के बारे में अगर हमने देखा तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर से साइड में, राइट, जबकि ये था आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ तो था नहीं। अब थोड़ा सा, क्योंकि अपना चैप्टर जो है प्रोविजन वर्सेस रिजर्व है ओनली, लेकिन इसको भी समझने के लिए इस प्रोविजंस के एंगल को भी और एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, वो एनालिसिस आपको करना जरूरी है। अब देखिए, मान लेते हैं हम बात करते हैं खर्चे का, जिसको प्रोविजंस हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि हमारा दुकान है और उस दुकान में स्टाफ है, और स्टाफ को हम सैलरी पे करते हैं, मान लेते हैं 10,000 का महीना है, 10,000 पर मंथ, तो क्या ये प्रोविजन है? हाँ जी, आपका जवाब आना चाहिए, क्या ये प्रोविजन है? स्टाफ को सैलरी देना है, हमने बोला प्रोविजन तो खर्चे के लिए है। क्या स्टाफ को सैलरी जो 10 महीना देते हैं और वो देना बाकी रह गया, क्या ये प्रोविजन है? आपको जितना नॉलेज है उसके बेस पे बताइए, क्या ये प्रोविजन है? या तो यस होगा या नहीं तो है। नो होगा। नो होगा। अगर नो आपने बोला, क्यों नो बोला, कुछ जानकारी है? यस सर, क्योंकि वो खर्चे में नहीं आएगा, उससे वो अगर काम कर रहा है तो उसको वेजेस सैलरी देना जरूरी है। तो सैलरी आपके बिजनेस के लिए खर्चा नहीं है? है सर। सैलरी हम किसी अपने दुकान मैंने खोला हुआ है और स्टाफ को सैलरी देते हैं, तो मेरा दुकान का वो खर्चा नहीं है? खर्चा तो है। तो वही मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या प्रोविजंस जो एक्सपेंडिचर से रिलेशन में जो होगा, क्या वो प्रोविजंस, कब वो प्रोविजंस होगा, कब वो लाइबिलिटी होगा, वो सारी बातें थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो इसी एंगल को अभी हम इसको होल्ड कर रहे हैं, इस एंगल पे आप नहीं जाइएगा, उसको हम बाद में लेके चलेंगे। इसको हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा इसका ऑपरेशन चीर फाड़ किया जाए प्रोविजंस का। अब प्रोविजंस जो है, प्रोविजंस को समझने के लिए कुछ और बातें भी हमको समझनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं आपके बिजनेस में कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर को तो एक्सपेंडिचर है, हम प्रोविजंस क्यों नाम देते हैं उसका? देखो, सिंपल सा अगर एग्जांपल समझे तो 3 वर्ड हमारे पास निकल के आता है। एक तो आता है लाइबिलिटी, राइट। दूसरा वर्ड जो आता है, हालांकि ये चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है, अगर नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, राइट। और तीसरा है कंटीजेंट लाइबिलिटी। थोड़ा सा हायर लेवल की बातें भी है, 11th क्लास में है तो बहुत सारी बातें हो सकता है आपको पल्ले ना पड़े, लेकिन फिर भी कोशिश करने में तो कुछ नहीं जाता है, कोशिश करेंगे हम लोग, राइट। ठीक है, चलिए देखो, क्या है कि अगर हमारे पास स्टाफ का सैलरी है, राइट, तो स्टाफ का सैलरी अगर 10,000 का हमने महीना तय किया है, तो क्या इसमें कोई शंका है कि 10,000 की जगह 11,000 देना होगा? नो, नो, राइट। पहला चीज, क्या अमाउंट आपका सर्टेन है? 10,000 का सैलरी है किसी बंदे का, यस, आंसर इज यस। क्या अमाउंट पता है? क्या देना है इसको, ये कंफर्म है, आंसर इज यस। समझ रहे हो बात? अगर कोई आपके बिजनेस के खर्चे हैं और उस खर्चे के बारे में आपको ये मालूम है कि इसको देना है, और ये भी मालूम है कितना देना है, तो वो जो खर्चा है, अगर वो बाकी रह गया, अगर दे दिया तो दे दिया, अगर वो बाकी रह गया तो वो क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। एक्सपेंसेस लायबिलिटी कब बनता है? जब वो पे करना बाकी रह गया, तभी तो लायबिलिटी है ना बिजनेस के ऊपर। अगर सैलरी दे दिया तो क्या लायबिलिटी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो तो खर्चे हो गए। लेकिन
सैलरी जो है इसका मार्च महीने का सैलरी जो है आपने बाकी रख लिया, 31 मार्च का सैलरी हमने बाकी रख लिया, तो क्या वो सैलरी देना है कि नहीं देना है? यस, देना है। कितना देना है? 10,000 देना, राइट। तो यही स्ट्रीम कहता है लायबिलिटी कब बनेगा, जब आपका अमाउंट जो है, अमाउंट सर्टेनिटी, राइट, अमाउंट सर्टेनिटी अगर आपके पास यस है, राइट, और लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी या कह सकते हैं देने की संभावना, राइट, प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% है, राइट। अमाउंट भी सर्टेन है, कितना? 10,000 देना है, यस देना है, पक्का देना है जी, देना है। तो ये इस टाइप के जो खर्चे आएंगे उसको हम लोग बोलते हैं क्या? लायबिलिटी। कुछ क्लियर हुआ? जैसे रूम का रेंट है, 15,000 का महीना रूम का रेंट मकान मालिक से तय है, तो तय है, तो इसमें कोई शंका है क्या कि देना है कि नहीं देना है? कोई शंका नो नहीं है, सर। देना तो है। कितना देना है? कितना देना 15,000। है? 15,000, ये भी फिक्स है। तो जहां पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, कंडीशन नंबर 1 इसको हम बोल सकते हैं और इसको कंडीशन नंबर 2 बोल सकते हैं। अगर किसी भी खर्चे के रेस्पेक्ट में, देखो हम रिजर्व पे नहीं जा रहे हैं, रिजर्व प्रॉफिट के अगेंस्ट में, केवल अभी हम खर्चे की बात कर रहे हैं। कोई भी खर्चा आपका अमाउंट उसका फिक्स हो और ये भी तय हो 100%, एकदम 99% भी नहीं, 100% की देना है, रूम का रेंट देना है, अगर ये मन में कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे लायबिलिटी। आपको चैप्टर क्या पढ़ने के लिए आया है? प्रोविजन, राइट। तो प्रोविजन क्या होगा? अब तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया दिमाग में, प्रोविजन किसको बोलेंगे, है कि नहीं है? तो प्रोविजन को समझते हैं। प्रोविजन उसको बोला जाता है जिसको देने की संभावना 50% से ऊपर है, 50%, मोर देन 50%, राइट। वो 51% हो सकता है, 99% हो सकता है, 100% भी हो सकता है, मे बी। यानी कि जिसकी संभावना 51% से लेकर 100% तक हो, लेकिन लेकिन अमाउंट जो है वो पता नहीं है, अमाउंट नॉट सर्टेन। अब आप बोलोगे तो सर ऐसा कौन सा खर्चा है कि जिसको वो खर्चे तो होने होने हैं लेकिन अमाउंट ही सर्टेन नहीं है? वो सर कहलाता जैसे है बिजली बिल सर। बिजली बिल। यस वाह, सर। बहुत बढ़िया आपने एग्जांपल दिया। बिजली बिल पता नहीं है कितना होगा, बिल आएगा तो प्रिंट होके आएगा कि नहीं, इस महीने का बिल आपका 18,320 रुपया। यस सर। यस बिजली सर। बिल, राइट, ठीक है। बिजली बिल तो एग्जांपल नहीं हो सकता। अजी चलो हम एग्जांपल बताते हैं। जैसे अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा जिसका नाम था डेप्रिशिएशन, राइट, डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन में आपने वर्ड लगाते हुए देखा भी, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट खोलना है नहीं खोलना है, ध्यान आया? अब आप बोलोगे सर डेप्रिशिएशन में तो अमाउंट था, अब देखिए क्या है, लायबिलिटी तो वो हो रहा है, भाई खर्चे तो हो रहे हैं वो, लेकिन आपका 10,000 का सामान था, एसेट्स था, और उस पर आप एट द रेट ऑफ 10% डेप्रिशिएशन लगा रहे हो, क्या ये पक्का है 1,000? क्या आप ये अंदाजा लगा के देखो, क्या कोई जरूरत है 1,000 के बराबर ही उसका मूल्य घटा होगा? ये तो हमने एस्टिमेट लगाया था ना, है कि नहीं है? हमने क्या लगाया था? एस्टिमेट लगाया था कि भैया इस एसेट्स पे हमारे को हरास जो है इसका घिसने के कारण, डेप्रिसिएशन क्या होता है? ड्यू टू ऑब्सोलेंस, ड्यू टू यूज करने के कारण हमने एक एस्टिमेट लगाया कि 10% डेप्रिसिएशन है, 1,000 के वैल्यू कम हुआ होंगे। क्या एग्जैक्टली में उस एसेट्स का वैल्यू 1,000 ही कम हुआ होगा? मे बी नॉट, मे बी नॉट। कुछ बातें समझ में आ रही है? क्या हमारा लैपटॉप मैंने खरीदा, 10% डेप्रिसिएशन लगाना था, क्या वाकई में 10,000 1,000 के बराबर ही उसका मूल्य घटा होगा? ये तो मार्केट में जब बेचने जाएंगे तब पता चलेगा ना इस लैपटॉप का क्या दाम मिल रहा है। तो हमारे पास लायबिलिटी तो है, प्रोबेबिलिटी तो है खर्चे होने के,
लेकिन अमाउंट पक्का नहीं है कि 1000 ही होगा, हो सकता है वो 1200 भी हो सकता है वो 800 भी हो, तो उस केस को हम बोलते हैं प्रोविजन, राइट। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं आप, प्रोविजन टैक्स के लिए जो बनता है, टैक्स 31 मार्च के डेट में हो, आप जितना कमाओगे पता ही नहीं है अभी, अब कितना हम प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन उस प्रॉफिट पे टैक्स तो देना है। तो अब जितना कमाएंगे उसी के ऊपर टैक्स बनेगा, तो वो भी सरकार बताएगी। भाई हम अपने से कहते हैं कि नहीं मेरा टैक्स बनता है 10,000 रुपया, राइट, तो हम 10,000, क्योंकि हमको जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री करने के लिए एक फिगर चाहिए, ठीक है। अब 10,000 मेरा टैक्स बन रहा है, कोई जरूरत है 10,000 ही होगा, ऊपर नीचे भी हो सकता है। हाँ ये जरूर आइडिया है कि बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा जरूर, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 51% से मोर देन कि ये खर्चे होने हैं, लेकिन पता नहीं, अमाउंट अभी सर्टेन नहीं है, हो सकता है 10,000 भी हो, 12,000 भी हो, 15,000 भी हो, लेकिन आज अपने को जर्नल एंट्री करना है तो एक फिगर चाहिए, राइट। तो उस केस में उस अमाउंट को, उस खर्चे को जो बकाया रह गया है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजन। देखो लायबिलिटी और प्रोविजन में क्या फर्क है, यहाँ पे पक्का है 10,000, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, यहाँ पे ऊपर नीचे होने के चांसेस है। चलो दूसरा एग्जांपल हम लेके समझाते हैं लायबिलिटी और प्रोविजंस का। कभी ट्रेन का सफर किए हैं आप लोग? Yes, जी, sir. ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो कैसे करते हैं, ट्रेन के पास जाते हैं, स्टेशन पे, सॉरी, तो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म होते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, ऐसे ही होता है। जैसे मान के अपना बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन है, आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए ट्रेन है सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, राइट। आप स्टेशन पे चले गए, आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़े हैं, तो उधर से माइक वाला अनाउंस करता है, टिंग टोंग टिंग, फॉर योर काइंडली अटेंशन प्लीज, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, गाड़ी नंबर 2557 मुजफ्फरपुर टू आनंद विहार दिल्ली इज अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1, टिंग टोंग टिंग, ऐसा अनाउंसमेंट होते रहता है, सुना है कभी आपने? Yes, sir. यात्रीगण कृपया ध्यान दे, गाड़ी नंबर 2557 सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो मुजफ्फरपुर से चलकर आनंद विहार को जाएगी, प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ रही है। अब कोई इसमें डाउट है? आ रही है, क्या बोला क्वेश्चन? आ रही है, मतलब अभी आई नहीं है। वही सिचुएशन यहाँ पे है, आपने लायबिलिटी क्रिएट कर लिया, अभी दिया नहीं है, लेकिन क्या अब कोई संभावना है कि अब ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाएगी? ना, आप अपना बैग लेके कहाँ पे रहोगे? प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे टिके रहोगे, राइट। चलिए, उससे पहले आपका अनाउंसमेंट हो रहा है, ट्रेन वाला क्या अनाउंसमेंट कर रहा है, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, गाड़ी नंबर 2557 जो मुजफ्फरपुर से चलकर आनंद विहार को जाएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने की संभावना है। क्या है? संभावना है। तो क्या ये जो गाड़ी है क्या 2 नंबर पे भी आ सकती है? क्या सर्टेन है प्लेटफॉर्म? आ तो रही है, लेकिन अभी सर्टेन नहीं है कि 1 पे आएगी कि 2 पे आएगी। तो इस कैटेगरी को हम कहां पे रखते हैं? प्रोविजंस। कुछ बात समझ में आ रही है? यस और नो? मतलब आपके पास जो भी कार्य होने हैं, कार्य तो होना है, ये तो लग रहा है, लेकिन कितना होना है ये तय नहीं है ना जी। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मान लेते मैंने आपको पढ़ाया और पढ़ाने के लिए आपसे तय नहीं हुआ, आपके और हमारे बीच में संवाद नहीं हुआ कि फीस क्या लेंगे सर, क्या नहीं लेंगे, राइट। तो क्या, एक चीज बताइए, अगर हम ट्यूशन फीस आपसे पढ़ा के लेते हैं, या ट्यूशन हम मास्टर हैं, आप स्टूडेंट है, तो आपके और हमारे बीच में एक रिलेशन डेवलप हुआ टीचर और स्टूडेंट का, आपके मन में क्या चलना चाहिए? सर को फीस देना है, अभी मैंने आपको बताया नहीं है, राइट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नहीं पैसे देने हैं? इस कैटेगरी में आ रहे हो कि नहीं? आप पढ़ रहे हो तो आपको तो दिमाग में आना चाहिए कि हाँ जी पैसे देने पड़ेंगे, अब पता नहीं कितना देने पड़ेंगे, आप मन में आप सोचते हो फलाना सर इतना लेते हैं, तो सर भी इसी के आसपास लेंगे, हो सकता है 5,000 ले, 7,000 ले,
एक फिगर तो आया, सर्टेन क्या है ये नहीं, अभी सर्टेन नहीं है कितना आपसे फीस चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल ले, आप आते हो पढ़ने के लिए और आते ही मैं आपको पॉम्पलेट पकड़ा देता हूं, देखो भैया अकाउंट्स का फीस 10,000 रुपया लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये कंफर्म हो गया, अमाउंट भी आपके पास कंफर्म हो गया। यहाँ पे क्या है, अमाउंट आपका डाउट में है। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। कुछ और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मान लेते हैं आपने एक थ्योरी नोट्स में पढ़ा था, थ्योरी में तो नहीं, जर्नल एंट्री पढ़ा था, तो हमने एक एग्जांपल पढ़ा था बैड डेट्स का, याद आ रहा है? एक बैड डेट्स था और एक बैड डेट्स रिकवर था, कुछ याद आ रहा है? जर्नल एंट्री में बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स क्या होता है? आप लोग हैं या चले गए जी? नींद आ गया है है? नो सर। बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स ये भी नहीं याद है? पैसा जो डूब जाता है, जो डूब जाता है, किसी को आपने सामान उधार दिया है वो डूब गया, जब बैड डेट्स हो गया, राइट, बैड डेट्स हो गया तो वो 100% हो गया, वो लायबिलिटी में चला जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे शंका है, मैंने आयुष को सामान बेचा है और मुझे आयुष ने पैसा डुबा लिया, तो डुबा लिया तो अमाउंट सर्टेन, आयुष के यहाँ 10,000 बाकी था, वो पैसा डूब गया तो बैड डेट्स हो गया। लेकिन अब मुझे शंका क्रिएट हो रहा है, पता ना दी कि ना दी, फीस दे नहीं रहा है, पता नहीं देगा कि नहीं देगा, सोच में पड़ गए आप थोड़ा सा, तो वो सिचुएशन कहाँ पे कवर अप होगा? वो सिचुएशन कवर अप होगा प्रोविजंस, राइट। चलो, अगर नहीं समझ में आता है बातें तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, एक अगले दिन और हम लोग लगाएंगे। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है कंटीजेंट लायबिलिटी का, वो भी देख लेते हैं। देखो लायबिलिटी के केस में क्या कहता है कि आपके पास अमाउंट भी सर्टेन है और आपको देना है पक्का है, ये दोनों टिक टिक लगता है। यहाँ पे क्या है, अमाउंट सर्टेन नहीं होता है लेकिन देना है ये पक्का रहता है। और यहाँ पे कंटीजेंट लायबिलिटी उसको बोलते हैं जिसमें अमाउंट भी सर्टेन नहीं है और देना है कि नहीं देना है ये भी पता नहीं है। अब लो भैया ये क्या हो गया, मतलब राशि भी पता नहीं है और देना है कि नहीं देना है ये भी पता नहीं है। जैसे आप पढ़ रहे हो, मैंने आपसे कुछ बोला नहीं, आपके मन में कभी कभी शंका होता होगा, सर तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कब वो पैसा मांग ले, बीच में फंसा दे, है ना, बीच चैप्टर चल रहा हो, आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, है ना, अब हम कहीं जाने के लायक नहीं रहे, फिर बीच में सर कहते हैं अब तो पैसा लगेगा, राइट। तो क्या ये सिचुएशन होता है कंटीजेंट लायबिलिटी में? देखो सिंपल सा बात है, एक कॉन्सेप्ट है ये थ्योरेटिकल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कंटीजेंट लायबिलिटी में उसको हम बात करते हैं जिसमें अमाउंट भी सर्टेन नहीं है और देना है कि नहीं देना है वो भी सर्टेन नहीं है, तो हम जर्नल एंट्री करेंगे कैसे? तो इस केस में हम जर्नल एंट्री नहीं करते हैं, केवल हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको एक आउटर व्यू में नोट्स में लिख के रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपका दुकान था, आपने दुकान से सामान किसी को बेचा और वो सामान टूटा हुआ निकल गया, वो दौड़ा दौड़ा लेके आता है आपके पास और कहता है देखो भाई हम घर पे लेके गए थे, ये सामान टूटा हुआ था। आप बोलते हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो आपस में बात नहीं सुलझता है, वो चला जाता है कोर्ट में और आपके ऊपर केस ठोक देता है, राइट, कि ये जो दुकान वाला है मेरा सामान टूटा हुआ दे दिया है ना, ये वापस नहीं कर रहा है। अब कोर्ट में केस चल रहा है, मान लेते हैं वो सामान था 10,000 का, अब कोर्ट में जब केस चल रहा है तो कोर्ट जैसा डिसीजन देगी उसके हिसाब से होगा। अगर कोर्ट कहती है कि नहीं भी आपको वापस करना पड़ेगा, तब आपके पास देना पड़ेगा पैसा। अगर कहती है कि नहीं आपको वापस नहीं करना है, उसने घर पे ही तोड़ा होगा जो भी प्रूफ लगाने के बाद, तो क्या आपको वापस करना पड़ेगा? सर इज नो। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिसीजन जो है कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका जैसा डिसीजन आएगा, अगर वो आपके फेवरेबल में होगा तो अमाउंट नहीं देना है, तो कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसे संभावनाओं को क्या कहते हैं? हम कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं, राइट। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, कल के लेक्चर में फिर से हम लोग इसको रिमाइंड करेंगे। अगर जो भी आज बातें हुई है, मैंने पहले ही बोला था थोड़ा सा ये खतरनाक चैप्टर है, थोड़ा सा अपर लेवल की इसमें बातें होंगी, प्लीज आप एक बार इस वीडियो को यूट्यूब पे रहेगा, आप वहां से रिवाइंड करके देख लेंगे। बाकी जो शंकाएं रहेंगी वो कल हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी इसको दूर करके अपना जो मेन चैप्टर है प्रोविजंस वर्सेस रिजर्व उस पर पहुंचेंगे। इन बिटवीन
इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आपके पास होमवर्क आज ये रहेगा कि आप जो अपने चैप्टर बुक में पलटेंगे और ये प्रोविजन एंड रिजर्व का चैप्टर है उसको तोते की तरह पढ़ लेंगे, एक बार 4-5 बार रीड आउट कर लेंगे केवल, उससे ही काम आज का हमारा चल जाएगा, ताकि आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू मिल सके। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।